Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं नावल द ओल्ड मैन एंड द सी उसके जो MCQs हैं इसके ऊपर लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिलीवर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है ये बेहद पसंद आएगा। ये मैं बताता चलूँ कि इस नावल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक जो लेक्चर है लेक्चर 1 वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ और आज इसके ऊपर मेरा जो है वो दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर मैं जो MCQ नंबर 1 से लेकर 20 तक वो उसको डिलीवर कर चुका हूँ और आज जो लेक्चर 2 है इसमें 21 से लेकर 40 तक जो MCQs हैं वो मैं आपको आपके सामने पेश करूँगा। MCQ नंबर 21 है जी, हेमिंगवे मैरी मार्था जेलहॉर्न इन। हेमिंगवे ने मार्था जेलहॉर्न से शादी की। किस सन ईस्वी में उसने मार्था जेलहॉर्न से शादी की? बेसिकली जो मार्था जेलहॉर्न थी वो एक कॉरेस्पॉन्डेंट थी और एक नॉवलिस्ट थी। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जी 1939, बी है 1940, सी है 1941 और डी है 1942। तो हेमिंगवे ने जो मार्था जेलहॉर्न है उससे शादी की थी 1940, यानी ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। ओके जी, MCQ नंबर 22 है, ही डाइवोर्स्ड मार्था जेलहॉर्न इन। उसने मार्था जेलहॉर्न को डाइवोर्स कब किया था? 1942 ऑप्शन ए, बी वाला है जी 1945, सी वाला है 1946, डी नन ऑफ दीज। तो बेसिकली 1940 में इन दोनों की शादी हुई थी और उसके 5 साल बाद हेमिंगवे ने उसको डाइवोर्स दे दी थी। तो जो ऑप्शन बी है 1945, यानी 1945 को हेमिंगवे ने, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने मार्था जेलहॉर्न अपनी वाइफ जो है उसको डाइवोर्स दे दी थी। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। MCQ नंबर 23 है जी, हेमिंगवे मैरी वेलिश इन। हेमिंगवे ने शादी की मैरी वेलिश से। ये मैरी वेलिश जो है बेसिकली ये जो मैरी वेलिश है ये भी एक नॉवलिस्ट थी, अमेरिकन नॉवलिस्ट थी। तो हेमिंगवे ने इससे कब शादी की? 1945, 1946, 1947, ऑप्शन डी है जी 1948। तो बेसिकली जब उसने मार्था जेलहॉर्न को 1945 में 1945 में उसने डाइवोर्स दी थी, तो उसके 1 साल बाद हेमिंगवे ने मैरी वेलिश से, जो कि एक नॉवलिस्ट थी, उससे उसने शादी कर ली। यानी ऑप्शन बी है जी 1946। नेक्स्ट है जी, इन 1930s ही मेड परमानेंट रेजिडेंस इन। यानी 1930 में हेमिंगवे ने मुस्तकिल जो सुकूनत है वो अख्तियार कर ली। कहाँ पे की जी? क्यूबा, की वेस्ट, ओक पार्क, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली उसने की वेस्ट में उसने परमानेंट जो रेजिडेंस है वो अख्तियार कर ली। MCQ नंबर 25 है जी, इन डैश ही मेड रेजिडेंस इन क्यूबा। यानी उसने क्यूबा में कितने अरसे से लेकर कितने अरसे तक, किस साल से लेकर किस साल तक उसने रिहाइश अख्तियार की, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जी 1930s टू 1940s, 1940s टू 1950s, 1930s, 1940s। तो इसका जो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो है जी 1940s टू 1950s।
यानी 1940 से लेकर 50 तक ये क्यूबा में रहा। एमसीक्यू नंबर 26 है जी, डेथ इन द आफ्टरनून। डेथ इन द आफ्टरनून इज हिज। ये जो आप क्या कह रहे हैं कि जो एक उसका नॉन फिक्शन वर्क है डेथ इन द आफ्टरनून, ये उसका क्या है जी? बेसिकली तो वो नॉवलिस्ट था ना, और उसके साथ वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखता था, लेकिन उससे हटकर वो नॉन फिक्शन काम भी करता था। तो उसमें जो डेथ इन द आफ्टरनून है, ये उसका क्या है जी? ये नॉवल है? नॉवल तो है नहीं। शॉर्ट स्टोरी है? नहीं है। नॉन फिक्शन वर्क? बिल्कुल, ये उसका नॉन फिक्शन वर्क, यानी कि ऑप्शन सी। और पोएम हो ही नहीं सकती क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कभी पोइट्री नहीं की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जी, जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं वो है जी, डेथ इन द आफ्टरनून इज हिज नॉन फिक्शन वर्क। एमसीक्यू नंबर 27 है जी, डैश was much regret for those who are of the view that story is nothing. ऑप्शन ए द ओल्ड मैन एंड द सी, डेथ इन द आफ्टरनून, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एडवेंचर्स ऑफ अ यंग मैन, नन ऑफ अबव। अच्छा, अब इसको हल करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री क्या है। देखिए, जब इसने ये नावल लिखा ना, बेसिकली ये नावल भी नहीं, नोवेला है। ये जो ओल्ड मैन एंड द सी है जो आपके सिलेबस में है, ये नोवेला है। तो जब उसने ये लिखा हेमिंग्वे ने, तो इसके ऊपर दो मकतबा फ़िक्र, टू स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, वो पैदा हो गए। एक की जो राय थी वो पॉजिटिव थी और एक की जो राय थी वो नेगेटिव थी। एक स्कूल ऑफ थॉट जो था वो इसको बहुत पसंद करता था, और एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो इसको समझता था कि ये बेकार है, ये इस नावल का कोई फ़ायदा ही नहीं, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें है ही कुछ नहीं है। क्यों? वो कहते थे कि देखें, जहाँ से नावल शुरू हुआ है वहीं पे ख़त्म हो गया है। यानी नावल के शुरू में भी जो बूढ़ा था वो खाली हाथ था, और नावल के एंड पर भी वो खाली हाथ है। लिहाजा जो क्रिटिक्स हैं वो उनके लिए बहुत अफसोस करते हैं, उनके लिए बहुत रेग्रेट करते हैं, उनकी सोच के ऊपर जो है वो रेग्रेट करते हैं, ठीक है, यानी जो उसको समझते हैं कि ये कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा जी ऑप्शन ए, द ओल्ड मैन एंड द सी was much regret for those who are of the view that story is nothing. यानी उनके ऊपर अफसोस है जो कहते हैं स्टोरी में कुछ नहीं है। हालांकि दुनिया का बेस्ट मोटिवेशनल जो नावल है वो यही है, ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी, क्योंकि इसके अंदर जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर बहुत सी मोटिवेशन है, ठीक है। तो इसका जो 27 का जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। The Old Man and the Sea. In The Old Man and the Sea dash the real success is. अब पूरे नावल का जो मरकज़ो महवर है, जो फ़लसफ़ा है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि किसी चीज़ को हासिल करना, टू अचीव समथिंग इज़ नॉट सक्सेस, एंड टू लूज़ एनीथिंग इज़ नॉट फेलियर। किसी चीज़ को हासिल करना कामयाबी नहीं है, और किसी चीज़ को खो देना नाकामी नहीं है। कामयाबी हेमिंग्वे की ये फ़िलासफ़ी है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अमेरिकन नावलिस्ट, उसकी ये इस नावल के अंदर फ़िलासफ़ी है जिसके ऊपर इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो इसी नावल पे मिला है, इसी फ़लसफ़े पे मिला है। वो फ़िलासफ़ी क्या है जी? उसने कामयाबी और नाकामी का जो सारा मरकज़ महवर है, जो दारोमदार है, वो उसने करार दिया है जनाब कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल को, ठीक है। यानी अगर आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ मिल जाती है या नहीं मिलती, या मिल के छिन जाती है, तो आप नाकाम नहीं है, ठीक है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल, ठीक है, मुसलसल जद्दोजहद आप करते रहेंगे, तो आप उस वक्त तक नाकाम नहीं है, बल्कि आप कामयाब हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इन द ओल्ड मैन एंड द सी द रियल सक्सेस इज, ऑप्शन बी जो है कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल, ये वाला ऑप्शन ठीक है।
MCQ नंबर 29 है जी, हेमिंगवे प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क बिटवीन, यानी उसने ज़्यादातर काम जो है ये तख्लीकी काम ये किन अशरों के बीच में उसने किया। दिस इज़ द क्वेश्चन। मिड 1920s to 1960s, मिड 1940s to 1950s, मिड 1940s to 1960s, मिड 1920s to 1950s। तो हेमिंगवे ने अपना ज़्यादातर जो तख्लीकी काम है उसको सरअंजाम दिया जी ऑप्शन डी, मिड 1920s टू 1950s। इसके बीच बीच में उसने अपना मेजर जो काम है वो किया। MCQ नंबर 30 है जी, ही वॉन नोबेल प्राइज इन, इसको नोबेल प्राइज मिला वो किस में मिला? पीस, अमन का मिला, फिजिक्स में मिला, लिटरेचर में मिला, सोशल साइंसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये लिटरेरी पर्सन था तो इसको लिटरेचर में ही मिला, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। MCQ नंबर 31 है जी, व्हेन ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी उसने लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है उसको कब मिला, उसको कब उसने विन किया। ठीक है, तो ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन, ऑप्शन ए है जी 1952, 1950, 1954, 1956। बेसिकली हुआ कुछ ये था कि जो ओल्ड मैन एंड द सी है ये पब्लिश हुआ था 1952 को, और इसी नावल के ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था। तो 2 साल बाद उसको जो है वो नोबेल प्राइज़, यानी 1952 में ये पब्लिश हुआ था ओल्ड मैन एंड द सी, और 1954 में उसको नोबेल प्राइज़ जो है वो इसी नावल के ऊपर द ओल्ड मैन एंड द सी के ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। तो सही ऑप्शन है जी 1954, 1954। MCQ नंबर 32 है जी, ही पब्लिश 7, उसने 7 पब्लिश किए थे। क्या थे वो? शॉर्ट स्टोरीज थी, पोएम्स थी, नॉवेल्स थे, एसेस थे। असल में जो शॉर्ट स्टोरी है ये तो उसने 6 पब्लिश की थी, पोएम्स पोइट्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, नॉवेल वो नॉवेलिस्ट था, एसेस ये लिखता नहीं है। तो इसने टोटल कुल मिला के 7 नॉवेल्स इसने पब्लिश किए थे। ऑप्शन सी जो है ये ठीक है। MCQ नंबर 33 है जी, ही हैड डैश शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस 4, 5, 6, 7। तो वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि इसके 6 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन हैं। ठीक है, 6 मजमूए हैं इसके। MCQ नंबर 34 है जी, ही हैड डैश नॉन फिक्शन वर्क्स। तो इसके नॉन फिक्शन यानी नॉन फिक्शन जो काम है वो कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 3, ऑप्शन बी, यानी कि इसने 3 जो है वो नॉन फिक्शन वर्क किए थे। MCQ नंबर 35 है जी, 3 ऑफ हिज डैश पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली। पोस्ट ह्यूमसली, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ पोस्ट ह्यूमसली। देखें, एक जो राइटर होता है जब वो कोई चीज़ लिखता है तो कुछ चीज़ें उसकी ज़िंदगी में पब्लिश हो जाती हैं और कुछ चीज़ें उसके मरने के बाद जो है वो पब्लिश होती हैं। जो उसकी डेथ के बाद पब्लिश होती हैं उसको कहते हैं जी पोस्ट ह्यूमसली। ठीक है, तो हेमिंगवे के जो नावल थे वो सारे के सारे यानी 7 जो नावल थे वो उसकी ज़िंदगी में पब्लिश नहीं हुए थे। कुछ जो नावल्स थे वो उसकी डेथ के बाद जो है वो पब्लिश हुए थे। 3 ऑफ हिज डैश पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल्स, नॉन फिक्शन वर्क्स। ऑप्शन सी, 3 नावल पोस्ट ह्यूमसली थे, यानी 3 नावल उसकी डेथ के बाद जो है वो पब्लिश हुए थे। MCQ नंबर 36 है जी, हिज डैश शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन वर पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली। अब शॉर्ट स्टोरी कितनी जो है वो पब्लिश हुई थी?
टोटल इसने आई थिंक 6 लिखी थी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। तो जो 4 थी वो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। डैश एमसीक्यू नंबर 37 है जी, हिज डैश नॉन फिक्शन वर्क्स वर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली 2, 3, 4, 5। तो जो नॉन फिक्शन वर्क हैं वो उसकी डेथ के बाद ही 3 उसने लिखे थे और उसकी वो डेथ के बाद ही पब्लिश हुए थे, यानी ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। एमसीक्यू नंबर 38 है जी, हेमिंगवे वॉज रिजाइडिंग इन, ये कहाँ मुकीम था? आइसलैंड, नो, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ग्रीनलैंड, नो। लेवाना, नहीं। ओक पार्क, ये ओक पार्क में मुकीम था। एमसीक्यू नंबर 39 है जी, सेकंड लास्ट जो है वो है, आफ्टर हिज हाई स्कूल ही वाज रिपोर्टर फॉर, यानी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने रिपोर्टिंग भी की, और किसके लिए रिपोर्टिंग की? न्यूज़पेपर के लिए, एबीसी, द कांसास सिटी स्टार, ये एक मैगजीन था कांसास सिटी स्टार, इसके लिए उसने रिपोर्टिंग की। ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। लास्ट पे जो हमारा एमसीक्यू है वो है जी 40, हेमिंगवे बेस्ट नोन एज फेमस मेनली, ये मैनली नहीं है, मेनली है, ठीक है। ऑथर ऑफ, यानी इसकी जो वजह शोहरत है जिसकी वजह से ये जाना गया, एक तो वो नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, दूसरा जो है इसकी जो वजह शोहरत थी वो था फार होम द बेल टोल्स, ये उसका जो नावल था फार होम द बेल टोल्स, इसकी वजह से ये काफ़ी पहचाना जाता था। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट की शक्ल में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।